बाबू परमानंद और उनकी पत्नी सुमित्रा की इकलौती संतान थी कजरी। दोनों अपनी इकलौती संतान से बहुत ही प्यार करते थे। छोटे से गांव में उसकी शिक्षा 5वीं कक्षा से आगे ना बढ़ सकी। वैसे तो कजरी बहुत ही सरल और समझदार लड़की थी, लेकिन उसका काला रंग ही उसके माता पिता की बेचैनी का कारण था। धीरे धीरे समय बीता, कजरी बड़ी हुई और माता पिता ने उसके लिए दूल्हा ढूंढना शुरू किया। एक तो वह कम पढ़ी लिखी थी, ऊपर से उसका रंग सांवला था। इस काम में ये सबसे बड़ी अड़चने बन गई। पूरे गांव, यहाँ तक कि आसपास के कई गांव के लड़कों से भी बात चली, परंतु हर बार कजरी का काला रंग आड़े आ जाता। फिर बाबू परमानंद के एक परिचित व्यक्ति ने ऐसा रिश्ता भेजा कि लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी। ऐसा नहीं था कि लड़के को कजरी के सांवले रंग के बारे में नहीं पता था, परंतु दहेज में मिलने वाली रकम और सामान के लालच में वो राजी हो गया। लड़का शहर में नौकरी करता था और उसका नाम था विजय। शुभ मुहूर्त में कजरी का विवाह विजय से हो गया। विजय ने दहेज के लालच में शादी कर तो ली थी, परंतु कभी भी कजरी को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया। वह नौकरी की मजबूरी के नाम पर महीनों घर से गायब रहता और जब कभी वो घर आता तो कजरी को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। बस कभी कभार अपने पति होने का हक जमा दिया करता था। बेचारी सीधी साधी कजरी अपने आंसुओं को पी कर रह जाती। वो इस उम्मीद में सबकी सेवा करती रही कि शायद एक दिन लोग उसकी सूरत के आगे उसकी सीरत को देखेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि ये बातें किताबी बातें ही निकली। कुछ वक्त के बाद कजरी को पता चला कि वह गर्भवती है। उसके मन में एक आस जागी कि शायद ये आने वाली संतान उसके और उसके पति के बीच की दूरी को मिटा देगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब कजरी को पति के प्यार, आराम और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उसे अकेली छोड़कर फिर से गायब हो गया। कजरी की हैसियत उस घर में सिवाय एक मुफ्त की नौकरानी के कुछ नहीं थी, जो हर वक्त सबकी सेवा में लगी रहती। और वो दिन आया जब उसने एक बेटी को जन्म दिया। कजरी को लगा अब उसके दुख के दिन बीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही उसके पति विजय ने बेटी को देखा, उसी वक्त कजरी पर यह इल्जाम लगा दिया कि यह संतान उसकी नहीं है, क्योंकि बेटी ने भी संयोग से माँ की ही रंगत पाई थी। कजरी अपने पति के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई और मिन्नतें की कि वो ऐसा घटिया इल्जाम उसके चरित्र पर ना लगाए, परंतु विजय पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। विजय ने अपने पिता से साफ साफ कह दिया था कि अगर वो कजरी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो वह खुद घर छोड़कर चला जाएगा। अपने पुत्र के प्रेम में कजरी के ससुर ने अपने समधी को बुलाया और कजरी को साथ ले जाने के लिए कहा। तब समधी जी ने हाथ जोड़कर कह दिया कि बेटी की विदाई के बाद अब उसके जीने मरने से उनका कोई सरोकार नहीं है। तब उसके ससुर ने गांव के खेत का एक छोटा सा टुकड़ा और खेत से लगा हुआ छोटा सा घर कजरी को देकर वहां भेज दिया। बेचारी कम पढ़ी लिखी कजरी अपने अधिकारों को नहीं जानती थी और ना ही उसे कोई रास्ता दिखाने वाला था। वो बेचारी अपनी बेटी को साथ लेकर गांव चली आई। अकेले उस खेत पर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपनी बेटी को पाला पोसा। खुद कजरी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन बेटी की शिक्षा के प्रति वह पूरी तरह से जागरूक थी। ऐसे ही समय बीता। एक दिन खबर आई कि कजरी के पति श्रीमान विजय ने दूसरी शादी कर ली है। गांव के कुछ लोग, जो अब तक कजरी के सरल व्यवहार के कारण उसके शुभ चिंतक बन चुके थे, उन्होंने कजरी को समझाया कि वो इस विवाह का विरोध करे, लेकिन कजरी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो अब इन सब बातों से टूट चुकी है, उसमें और हिम्मत नहीं है। वैसे भी जो रिश्ता होकर भी नहीं था, उसके लिए क्या लड़ना। उस दिन पहली बार कजरी अपनी बेटी के सामने रोई। अब बेटी को ये समझ में आ चुका था कि उसके पिता के कारण ही उसकी माँ दुखी है। तब बेटी ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ,
मुझे पता चल गया है कि पिताजी अब हमारे पास कभी नहीं आएंगे। तुम रोना मत, मैं अब कभी भी जिद नहीं करूंगी कि पिताजी को बुलाओ या मुझे उनके पास ले चलो। गांव में अगर कोई मुझे चिढ़ाएगा भी तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर कजरी जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते माँ बेटी जाने कब सो गए। अगली सुबह पाठशाला जाते वक्त कजरी की बेटी नित्या ने ये तय कर लिया था कि वह पढ़ लिख कर इतनी काबिल बनेगी कि माँ को रुलाने वालों को सजा दिलवा सकूं। उसे ये समझ में आ गया था कि मेरी माँ की कम शिक्षा ही उसकी सबसे बड़ी कमी है। कजरी की बेटी नित्या जैसे जैसे बड़ी हुई, कानून की पढ़ाई में उसकी रुचि और भी ज्यादा होने लगी और फिर एक दिन वकालत की डिग्री पाकर वो वकील बन गई। उसने कानून का रास्ता चुना जिस पर चलकर वह अपनी माँ का खोया हुआ सम्मान लौटा सके। इस सफर के दौरान उसकी माँ ने भी उसका पूरा साथ दिया था। आज वो दिन था जब नित्या ने कोर्ट का नोटिस अपने पिता यानी विजय बाबू को भेज दिया था। उसने कोर्ट के नोटिस में विजय पर यह इल्जाम लगाया था उसने बिना पहली पत्नी को तलाक दिए गैर कानूनी रूप से दूसरी शादी की है और अपनी पहली पत्नी के चरित्र पर गलत इल्जाम लगाकर उसकी संतान को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उसे और उसकी संतान को समाज में कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। नोटिस भिजवाने के बाद नित्या घर के लिए चली गई। घर पहुंचकर उसने कोर्ट के नोटिस की एक कॉपी कजरी को देते हुए कहा, माँ, ये मेरा पहला कदम है। कजरी ने हैरानी से कागज देखते हुए कहा, ये क्या है लाडो, क्या लिखा है इसमें? जब नित्या ने उन्हें इस नोटिस में लिखी हुई बातें बताई तो वह कुछ देर तक खामोश हो गई। तब नित्या ने कहा, क्या हुआ माँ, कुछ बोलो। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हुई कजरी बोली, इसकी क्या जरूरत थी लाडो, जब उस वक्त किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तो अब क्या सुनेगा। नित्या ने कहा, यह बहरा समाज किसी की मूक वेदना को नहीं सुनता माँ, इसे सुनाने के लिए कभी कभी चीखना पड़ता है और ये नोटिस वही चीख है। जो सम्मान तुम्हारा हक था वो तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए लेकर आएगी। तुम्हारी बेटी लड़ेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि जो स्वयं अपने लिए नहीं लड़ते कोई उनके लिए भी नहीं लड़ता, कोई उनके हक में नहीं बोलता। अब ये आंसू तुम नहीं वो लोग बहाएंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। नित्या ने कजरी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। उधर जब कोर्ट का नोटिस विजय के घर पर पहुंचा तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए कि अचानक इतने सालों के बाद उस कजरी में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि जो वो अपने वकील से ये नोटिस भिजवा रही है। नियत तिथि पर सालों के बाद जब दोनों पक्षों का अदालत में आमना सामना हुआ तो कजरी के साथ नित्या को देखते ही विजय समझ गया कि कजरी का वकील कौन है। उसने कजरी के पास जाकर कहा, अपनी 2 कौड़ी की नाजायज बेटी के साथ मिलकर मुझसे लड़ने चली हो? भूल गई क्या हालत की थी मैंने तुम्हारी? हमेशा की तरह आज भी कजरी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन नित्या ने जवाब देते हुए कहा, 2 कौड़ी का और नाजायज कौन है ये तो अदालत ही तय करेगी और हम कुछ भूले नहीं हैं, इसीलिए तो आपके सामने खड़े हैं। विजय के जवाब का इंतजार किए बिना ही नित्या और कजरी अदालत के अंदर चले गए। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब का अभिवादन करते हुए नित्या ने अपने मुवक्किल की तरफ से आरोप लगाने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलते ही नित्या ने विजय से कहना शुरू किया। नित्या ने कहा, श्रीमान विजय, आप पर अपनी पत्नी की तरफ से पहला आरोप ये लगाया गया है कि मर्जी ना होने के बावजूद आपने अपने परिवार के दबाव और दहेज के लालच में उनसे विवाह किया, लेकिन कभी उन्हें पत्नी होने का दर्जा और सम्मान नहीं दिया, बल्कि हमेशा उनका शोषण किया और अपमानित भी किया, जबकि इसमें मेरे मुवक्किल की कोई गलती नहीं थी। चाहे मजबूरी में ही सही, पर विवाह में आपकी मर्जी शामिल थी और मेरे मुवक्किल को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना ही आपने जो शादी की है वो शादी और उससे उत्पन्न हुए बच्चे सभी कानून की नज़र में नाजायज हैं। नित्या के मुंह से ये बातें सुनकर विजय
और उसकी तथाकथित पत्नी स्मिता के चेहरे के रंग अब उड़ने लगे थे। नित्या ने आगे कहा, आप पर दूसरा इल्जाम ये है कि अपनी पत्नी को घर से निकालते वक्त ना तो आपने दहेज में मिला हुआ सामान उन्हें लौटाया और ना ही उनका स्त्री धन उन्हें वापस दिया। एक कागज जज महोदय की तरफ बढ़ाते हुए नित्या बोली, सर, इसमें उन सामानों की सूची है जो मेरी मुवक्किल वापस चाहती है। सामान तो अब इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए होंगे, इसीलिए आपसे आग्रह है कि उनकी कीमत मेरे मुवक्किल को दिलवा दी जाए। जज साहब बोले, फैसले के वक्त इस पर विचार किया जाएगा, फिलहाल आप आगे बढ़िए। जी जज साहब, कहते हुए नित्या ने अपना तीसरा और अंतिम इल्जाम कहा। श्रीमान विजय, आप पर आखिरी इल्जाम यह है कि आपने उत्पन्न हुई अपनी संतान को अपनाने से इनकार करके उन पर चरित्रहीनता का झूठा इल्जाम लगाया। विजय ने चिल्लाकर कहा, मैंने बिल्कुल सच्चा इल्जाम लगाया था, कोई झूठ नहीं बोला। जज साहब ने कहा, आप अदालत की मर्यादा में रहकर तभी बोलिएगा जब आपको बोलने के लिए कहा जाए। एक बार फिर नित्या ने बोलना शुरू किया, सर, मैं अपने इल्जाम को साबित करने के लिए गवाहों को बुलाने की आज्ञा चाहती हूँ। आज्ञा मिलते ही नित्या ने गवाहों को बुलाना शुरू किया। इन गवाहों में विजय के 2 भाई, उसकी भाभियां और बरसों से उनके पड़ोसी रहे और कई रिश्तेदार भी शामिल थे। कानून और सजा का डर दिखाकर नित्या ने उन्हें अदालत में सच बोलने के लिए राजी कर लिया था। जैसे जैसे गवाही होती गई, विजय और स्मिता के चेहरों के रंग उड़ते गए। तीसरे इल्जाम की सच्चाई साबित करने के लिए अदालत ने डीएनए टेस्ट की इजाजत नित्या को दे दी। विजय चाहकर भी इससे इनकार ना कर सका। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद केस के आगे की सुनवाई होनी थी। जहां विजय और स्मिता बेचैन थे, वहां पहली बार नित्या और कजरी को आज सुकून महसूस हो रहा था। 1 सप्ताह के बाद डीएनए की रिपोर्ट के साथ एक बार नित्या फिर से अदालत में विजय के सामने खड़ी थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद जज साहब ने कहा, श्रीमान विजय, आप पर लगाए हुए सभी आरोप सही साबित हुए हैं। क्या आपको या आपके वकील को अपनी सफाई में कुछ कहना है? विजय ने सर झुकाकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब वो कहता भी तो क्या कहता, उसके सारे झूठों की पोल नित्या ने खोल कर रख दी थी। पहली बार अदालत में कजरी की आवाज आई, साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इजाज़त मिलने पर कजरी ने कहा, साहब, आप जो भी न्याय करेंगे मुझे मंजूर होगा, बस इनको जेल में मत भेजिएगा। हमें पता चला है कि इनके छोटे बेटे बहुत ही बीमार रहते हैं, हम उनको दुख देना नहीं चाहते। कजरी की बात सुनकर नित्या के साथ साथ अदालत में सभी लोग हैरान थे। स्मिता अब नज़र उठाकर उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। नित्या ने कजरी की तरफ से कहा, सर, मेरे मुवक्किल चाहती हैं कि श्रीमान विजय कानूनी रूप से तलाक देकर उन्हें मुक्त कर दें और उनकी संतान का जायज हक उन्हें देकर अपनी दूसरी नाजायज शादी को जायज बना लें। ये शब्द बोलते हुए नित्या जानबूझकर विजय की तरफ देख रही थी, लेकिन विजय अब खामोशी से सिर झुकाए खड़ा था। जज साहब ने फैसला एक दिन के लिए टाल दिया। अदालत से निकलकर नित्या और कजरी घर की तरफ निकले ही थे कि स्मिता उनके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, जितना दोष विजय का है उतना मेरा भी है। सब कुछ जानकर भी मैंने उससे शादी की, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये कहकर कजरी आगे बढ़ गई। अगले दिन फैसले का दिन था। नित्या वक्त से कुछ पहले ही अदालत में आकर बैठ गई थी। जज साहब के आते ही अदालत की कार्यवाही शुरू की गई। जज साहब ने कजरी और विजय के तलाक पर मोहर लगाते हुए पहले शारीरिक और फिर बाद के वर्षों में घर से निकालकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम उसे कजरी को देनी थी। दहेज में मिले हुए सामानों की वर्तमान कीमत के साथ साथ कजरी जी के तमाम जेवर भी उन्हें सौंपने का निर्णय जज साहब ने दे दिया। साथ ही विजय की संतान होने के नाते उसकी संपत्ति पर नित्या का जो हक बनता था वो भी उसे देने का आदेश भी जज साहब ने दिया। विजय की तरफ देखते हुए जज साहब ने कहा,
हालांकि आपको कारावास होना चाहिए था, लेकिन साबित होने के बावजूद भी कजरी जी की तरफ से कुछ इल्जामों को वापस ले लिया गया। इसी वजह से आपको छोड़ा जा रहा है। इसीलिए उम्मीद है कि भविष्य में आप इन्हें परेशान नहीं करेंगे, वरना अदालत फिर किसी तरह के आग्रह पर विचार नहीं करेगी। विजय ने हाथ जोड़कर इस फैसले पर अपनी सहमति जता दी। अदालत से बाहर निकलकर जैसे ही नित्या और कजरी का सामना विजय से हुआ, नित्या बोली, अब आपको पता चल गया होगा कि दो कौड़ी का कौन है और नाजायज कौन। दूसरी बात यह है, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मुझे और मेरी माँ को आपके पैसों का कोई लालच है। आपसे मिले हुए सारे पैसे और संपत्ति हम महिला आश्रम में दान दे रहे हैं। मेरी जिस माँ ने जमीन के छोटे से टुकड़े पर मजदूरी करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर लिया, उस माँ को और उसकी इस बेटी को आपके पैसों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपना हक छोड़ देते तो आप जैसे लोगों को सबक कैसे मिलता। मुझे बस आपसे एक ही चीज चाहिए थी, मेरी माँ के चरित्र पर आपके द्वारा लगाए हुए झूठे आरोपों से मुक्ति और समाज में उसके खोए हुए सम्मान की वापसी, जो मैं अब आपसे छीन चुकी हूँ। विजय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कजरी से कहा, कजरी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन कजरी उसकी बात पूरी होने से पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। अगले दिन अखबार नित्या की तारीफों से रंगे हुए थे। विजय से मिलने वाली सारी रकम और संपत्ति महिला आश्रम में दान देने के फैसले की वजह से उसकी बहुत ही तारीफ हो रही थी। कुछ दिनों के बाद 2 दिनों की छुट्टी लेकर नित्या कजरी को साथ लेकर अपने गांव में पहुंची। गांव में भी नित्या की जीत की खबरें पहुंच चुकी थी। जो लोग आज तक कजरी और नित्या का मजाक उड़ाते थे और उन्हें अपमानित करते थे, उन पर उंगली उठाते थे, आज उन सब के सर झुके हुए थे। नित्या के सर पर आशीर्वाद भरा हुआ हाथ रखते हुए कजरी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तूने सच कहा था लाडो, कभी कभी अपनी आवाज़ सुनाने के लिए हमें चीखना पड़ता है। तेरी माँ को तेरी इस चीख पर गर्व है। नित्या स्वयं को अपनी माँ के आंचल में छुपाते हुए मन ही मन में इस लम्हे के लिए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करती हुई मुस्कुरा रही थी।